Hello children, this is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School Sambalpur. I welcome you all in my YouTube channel. आप सबकी डिमांड पर मैं आपके साथ एक अपना नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और ये है जो वीडियो है ये मेरा डू एज डायरेक्टेड सेक्शन पर है। तो क्या आप भी डू एज डायरेक्टेड सेक्शन से डरते हैं कि पता नहीं कौन सा प्रश्न आएगा और कैसे करेंगे, सही होगा या नहीं? तो मेरा आज का ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए है, क्योंकि आज के बाद आप उस सेक्शन से डरेंगे नहीं बल्कि उसको कॉन्फिडेंट के साथ अटेम्प्ट करेंगे सारे प्रश्नों को। डू एज डायरेक्टेड का मतलब तो आप जानते ही हो कि एक प्रश्न दिया रहता है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू ही हमको सेंटेंस को बदलना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे बोला चेंज द वॉइस तो वॉइस चेंज करेंगे, चेंज द नरेशन तो नरेशन चेंज करेंगे। तो डरना नहीं है, बट कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विथ मी फॉर प्रैक्टिस। क्योंकि बच्चों ये जो डर है ना वो प्रैक्टिस की कमी से आता है और जो कॉन्फिडेंस है वो प्रैक्टिस से आता है। तो क्यों ना डर को कॉन्फिडेंस में बदलें और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों डू एज डायरेक्टेड आपको पता है कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और 10 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। तो अगर आपको कोई बता दे कि ये 10 प्रश्न किस टाइप के होंगे, है ना, कौन कौन से सेक्शन से आएंगे, तो आपका डर बदलेगा कि नहीं बदलेगा आत्मविश्वास में? तो मैं बता रही हूँ कि जैसे नाउन क्लास है ना, आपको पता है एक प्रश्न नाउन क्लास पर पक्का आता है। क्लॉज आप सबको पता है 2 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप का है, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। तो नाउन क्लॉज पे 2 वाक्य दिए रहते हैं, हमको इनको जोड़ना है और 2 सेंटेंस को जोड़ के नाउन क्लॉज बनाना है। मतलब नाउन क्लॉज मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ही इज़ गुड, आई नो दिस। जब भी इस तरीके का सेंटेंस दिया हो, आई नो दिस, आई बिलीव दिस, तो आप इस दिस को तो हटा ही देना और क्या करना, आई नो दैट ही इज़ गुड। अब ये जो ही था यहाँ पर कैपिटल में था, ही का एच यानी मम्मा एच था, आप उसको दैट के बाद बेबी एच में लिखेंगे, आई नो दैट ही इज़ गुड। फिर ये आ गया आई नो यू आर ऑनेस्ट। अब आपका जो है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज इधर आ गया है, तो आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपका मेन क्लॉज इट से चालू हुआ है, इट इज सर्टेन अविनाश विल पास, तो आप क्या करेंगे, इट इज सर्टेन दैट अविनाश विल पास से ज़्यादा अच्छा होगा व्हाट इज सर्टेन, दैट अविनाश विल पास इज सर्टेन। इट इज नोन टू ऑल, गॉड इज एवरीवेयर, दैट गॉड इज एवरीवेयर इज नोन टू ऑल। वॉइस पर आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव। आप सबको पता है कि वॉइस में अपन 3 बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं और ये वॉइस असर्टिव सेंटेंस का भी होता है और इम्परेटिव सेंटेंस का भी होता है ना। अब बच्चों इम्परेटिव, एक क्वेश्चन में आपको इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होगा और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ होएगा आपका असर्टिव सेंटेंस ना। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है इंट्रागेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आपका। तो शट द विंडो पेन्स ये किस तरीके का है, इम्परेटिव सेंटेंस। शट व्हाट, द विंडो पेन्स, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा द विंडो पेन्स है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट के आगे इम्परेटिव सेंटेंस में बी लगाना है ना, और लेट लगाना है। बच्चों मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेट द विंडो पेन्स बी शट। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के आगे लेट लगाना है और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म के आगे बी लगाना है ना। सॉरी बट बाय मिस्टेक मेरे से जो अभी कुछ मैंने रॉन्ग बोला, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो पेन्स। दूसरा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट हूम, योर एल्डर्स। ऑब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर्स, और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के आगे लेट लगाइए और वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे बी लगाइए। लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड। और ये एक तरीके की एडवाइस लग रही है ना बच्चों, यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स।
शी नोस मी, शी नोस मी। 3 बेसिक रूल फॉलो करो। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, मी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, आई के साथ एम, क्योंकि जब भी मैं V1 देखूँ मेरा दिल दीवाना बोले इज एम आर प्लस V3, आई एम नोन टू हर। जब भी वर्ब नो है तो बाई नहीं आता है, टू आता है। बच्चों आप सब जानते हो रूल वॉइस के, ये तो अभी आपने 3rd मंथली दिलाया, हाफ ईयरली दिलाया, अभी प्री बोर्ड दिलाया, अब फाइनल दिलाने जा रहे हो। मैं बस जस्ट एक रिवीजन करा रही हूँ। आपकी टीचरों ने आपके टीचर्स ने आपको सब करा दिया है, बस आपको एक काम करना है, उनको जस्ट रिवाइज करना है। हु गेव यू द पेन। देखिए टेंस, जब भी ना आप वॉइस चेंज करते हैं तो पहले ना टेंस को पहचानिए, इससे आपका ना बहुत आसानी होगी आपको इसको सॉल्व करने में। ये पास्ट टेंस में है, शी नोस मी प्रेजेंट टेंस में था, इसीलिए मैंने प्रेजेंट बी वर्ब्स यूज़ की। हु गेव यू द पेन, हु वाले में आपको पता है पहले बाय होम करते हैं, अब इसमें तो 2 ऑब्जेक्ट हैं। हु गेव व्हाट, द पेन, हु गेव होम, यू। द पेन डायरेक्ट है, यू इनडायरेक्ट है। पैसिवाइजेशन 2 तरीके से पॉसिबल है, बाय होम वर यू गिवन द पेन और बाय होम वॉज द पेन गिवन टू यू। Who wrote this letter? Who wrote this letter? Again, interrogative, past tense. By whom was this letter written? Please lend me your pen. Imperative, but please से start हुआ है। You are requested करो, you are requested to lend me your pen. Who did this? By whom was this done? तो बच्चों वॉइस पे 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होगा। नरेशन पर भी 2 क्वेश्चन होंगे। अब आपको तो पता है कि नरेशन में असर्टिव सेंटेंस की नरेशन होती है, इंट्रोगेटिव की होती है, इम्परेटिव की होती है। तो तीनों तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि पूरा मेरे लिए पूरा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पूरा नरेशन मेरे से समझना है तो मेरा एक वीडियो है, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, तो आप चैनल पे जा कर के मेरा नरेशन पर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब आप नरेशन भी जानते हैं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो 5 चीज़ें करते हैं। ओमिशन ऑफ कॉमा, कॉमा को हटा दो। यूज़ ऑफ दैट, दैट का यूज़ करो। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करो। किससे? 1 2 3 सन फार्मूला से। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करो। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करो। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ नहीं करना है। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। और बच्चे तो प्रेयर करते, हे भगवान यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस फंसा देना। फादर सेड टू सारिका गो एंड पे योर फीस। इम्परेटिव सेंटेंस। फादर, इम्परेटिव सेंटेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है ना। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है? साइड, है ना। यहाँ मुझे ऑर्डर तो नहीं लग रहा है, फादर अपनी बेटी को ऑर्डर तो नहीं देंगे। नहीं समझ में आया तो सेड टू को आस्क में चेंज कर दो। फादर आस्क्ड सारिका टू गो एंड पे हर फीस। योर सारिका के हिसाब से हर हुआ है। और इम्परेटिव सेंटेंस में भी कंजक्शन, एज अ कंजक्शन हम वर्ब के आगे TO2 लगाते हैं। अगेन ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू ब्रिंग। अच्छा ये देखो बच्चों, मैं भी बताई मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे हिम लिखना होगा और मैंने यहाँ पर हर लिख दिया है। तो प्लीज़ अगेन आई एम सॉरी, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ही। तो ये जो मी है ये क्या बन जाएगा बेटा? हिम ना। अब हिम ही क्यों किया? क्योंकि देखो मी भी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव, तो ये जो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टुमारो। ये बहुत अच्छा है। टीचर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, टुमारो चेंज ऑफ एडवर्ब भी है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, आपको पता है साइड के बाद टू रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड कर देते हैं, दैट दे हैड टू कंप्लीट देयर वर्क बाय द नेक्स्ट डे। द स्ट्रेंजर सेड टू मी हैव यू लॉस्ट योर वे। इंट्रोगेटिव है लेकिन सहायक क्रिया से शुरू हुआ है। इंट्रोगेटिव नरेशन में कभी भी दैट का यूज़ नहीं करना बच्चों। लेकिन प्रश्न 2 टाइप के होते हैं, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चंस।
ये यस नो क्वेश्चन है, इसीलिए एज अ कंजक्शन हम इफ यूज करेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉस्ट माई वे, और क्वेश्चन को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। मतलब जो वर्ब है उसका यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे। हैरी सेड टू द लेडी व्हाट डू यू वांट, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन WH क्वेश्चन है। हैरी सेड टू को सबसे पहले किस में बदलना है, आस्क्ड में, है ना, या इंक्वायर्ड ऑफ। हैरी आस्क्ड द लेडी व्हाट शी वांटेड, कंजक्शन के तौर पर WH वर्ड ही आएगा और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस था व्हाट डू यू वांट, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने चेंज किया। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो बच्चों ये बस अपने तरीके से मैं प्रयास कर रही हूँ, कुछ सेंटेंस बस रिवाइज करवा रही हूँ, आप सब जानते हैं। यूज ऑफ इफ एंड अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट मेक अप योर लॉस। आपको पता है अनलेस और इफ पे या तो इफ की जगह पर अनलेस लगाने के लिए आएगा या फिर अनलेस की जगह पर इफ या इफ की जगह पर अनलेस। अगर दोनों आप जानते हो, इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, जब तक कि नहीं, है ना। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट मेक अप योर लॉस। जब भी आप अनलेस की जगह पर इफ लिखते हो तो पहले इफ लिख दो, अनलेस को हटा दो। अब सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट यू है। अब आप अनलेस यू नॉट तो नहीं लगा सकते क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट कावर्ड है, उसको डर लगता है, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट मेक अप योर लॉस। इफ यू हैव मनी यू कैन बाय एनीथिंग, मैंने बताया ना, हो सकता है इफ वाला दे दे और बोले अनलेस लगाओ। अब मैं जब इफ की जगह पर अनलेस लगा रही हूँ, इफ यू हैव मनी का मतलब है यदि तुम्हारे पास पैसा होगा तुम कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। पर जब मैं अनलेस लगा दे रही हूँ, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, तो अनलेस यू हैव मनी, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो मुझे इधर का जो मेन क्लॉज है उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, यू कांट बाय एनीथिंग। अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, इसमें अनलेस की जगह पर इफ लगाना है। इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। बच्चों मैं अपनी मोबाइल में टाइप कर रही थी, ये देखिए आई लिखना चाह रही होंगी तो ये 8 आ गया। सो प्लीज़ किसी के लिए मिस्टेक्स छोटी हो सकती हैं, किसी के लिए बड़ी मिस्टेक तो है, इसीलिए मैं आई एम सॉरी। इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब 5वां है आपका रिमूव टू। अब आपको पता है कि जिस सेंटेंस में TOO के साथ इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का यूज़ होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, नॉन फाइनाइट क्लॉज कहते हैं। उसको या तो बोलेगा रिमूव टू एंड यूज सो दैट, या बोलेगा चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको डरना नहीं है ना भाई इंस्ट्रक्शन से। द बुक इज़ टू कॉस्टली टू बाई, द बुक इज़ सो कॉस्टली दैट इट कांट बी बॉट। आपको पता है मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, इस पे भी जब भी टू को यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है या टू की जगह पर सो दैट का यूज़ करना है, 3 नियम को फॉलो करो। पहले तो आप टू को हटा के सो लगा दो, ये हो गया पहला नियम। तो द बुक इज़ सो कॉस्टली, फिर कंजक्शन दैट का यूज़ करो। अब यहाँ पर बुक किसके लिए कॉस्टली है ये मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने कौन से प्रोनाउन का यूज़ किया, इट। अब आपको पता है मॉडल वर्ब यूज़ करनी रहती है, मॉडल ऑक्सिलरी, और वो इस बी वर्ब्स के हिसाब से यूज़ करनी रहती है। अगर बी वर्ब प्रेजेंट है इज एम आर तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी क्या होएगी, कांट। अगर ये वॉज होती तो यहाँ कुडंट होता। क्योंकि मैंने इट यूज़ किया तो इट कांट, बी यूज़ करना पड़ेगा, और के बाद बी वर्ब के बाद बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम चाहते तो अगर अब जैसे देखो ये ऐसे होता, द बुक इज़ टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई, तो द बुक इज़ सो कॉस्टली दैट आई कांट बाई, ऐसा लिखते। लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं था कि पुस्तक किसके लिए महंगी है, इसीलिए मैंने इट लगाया, और जब इट लगाया तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये देखिए ये अच्छा है। द लेसन इज़, टू को हटा के पहला स्टेप सो लगाया, दूसरा स्टेप दैट लगाया। अब यहाँ पर ये किसके लिए लेसन डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए, तो मैंने लगा दिया वी। मॉडल ऑक्सिलरी कांट लगाई है, क्यों, क्योंकि बी वर्ब्स है, प्रेजेंट है, इज़ है, एंड द लेसन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वी कांट अंडरस्टैंड इट।
यहाँ इट क्यों लगाया, क्योंकि क्रिया के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इट लगाया। अब या तो इसको घुमा के पूछेगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब आपको बोलेगा कि इस सो दैट को हटा के इस सो दैट को हटाओ और टू टू का यूज़ करो, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। आप इसको मत देखिए, ये फिर से मैंने इधर लिख दिया रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ये इधर था एक्चुअली ना, 5वें के लिए है ये इंस्ट्रक्शन। तो चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, तो शी इज़ सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बैग फॉर हर लाइवलीहुड, और मुझे इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, मतलब टू टू में। शी इज़ टू प्राउड, सो को हटा के टू लगा दीजिए, और जब भी सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको सो दैट की जगह पर टू टू का यूज़ करना है, तो ये दैट से लेकर के कैन नॉट और कुड नॉट तक का पोर्शन हट जाता है। अब कैन नॉट या कुड नॉट के बाद जो वर्ब दी हुई रहती है, जैसे ये जो बैग दिया हुआ है, इसके आगे आपको क्या लगा देना है, टू, इन्फिनेटिव। तो शी इज़ सो प्राउड दैट शी कांट बैग फॉर हर लाइवलीहुड को मैंने बदला शी इज़ टू प्राउड, ये हटा दिया तो टू बैग फॉर हर लाइवलीहुड। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब है एज सुन एज और नो सूनर देन, एकदम श्योर क्वेश्चन बच्चों, या तो नो सूनर की जगह पर एज सुन एज या एज सुन एज की जगह पर नो सूनर। अब इसमें भी आपको पता है, सब जानते हो आप, नो सूनर डिड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट डिलीवरिंग हिज स्पीच देन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। अब बच्चों इसका मैं देखो आंसर लिखना भूल गई हूँ, तो आप नो सूनर को हटाइए, क्या लिखेंगे, एज सुन एज। नो सूनर के साथ डिड आया है, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो क्रिया आई है उसको पास्ट टेंस में लिखना है। एज सुन एज द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड डिलीवरिंग हिज स्पीच। आप क्योंकि एज सुन एज लगा रहे हो तो इस देन को तो हटाना पड़ेगा, इस देन को हटा के हम क्या लगाएंगे, कॉमा, और ये इसको जस का तस लिख देंगे, द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। इसका आंसर नहीं लिखा है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। एज सुन एज द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड, स्टार्टेड क्यों बच्चों, क्योंकि डिड को हटाया था, डिलीवरिंग हिज स्पीच, देन को हटा के कॉमा, द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। एज सुन एज की जगह पर नो सूनर लगा दो, सब्जेक्ट है ही और ही के बाद क्लोज्ड है, इसलिए नो सूनर डिड ही, अब क्लोज्ड को क्लोज करना पड़ेगा, हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग। अब अगर दे दिया नो सूनर डज द गार्ड शो द ग्रीन फ्लैग देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, तो देन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, तो अब हम क्या करेंगे, एज सुन एज द गार्ड शोज, क्योंकि नो सूनर के बाद दस था, नो सूनर एज सुन एज द गार्ड शोज द ग्रीन फ्लैग, कॉमा, द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग। एडजेक्टिव क्लास पर प्रश्न तीन तरीके से आता है। पहला तरीका है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लास। तो पहले ये दो सेंटेंस दिए हैं, जैसे राजेश इज द पोस्टमैन ही डिलीवर्स लेटर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, राजेश हु डिलीवर्स लेटर इज अ पोस्टमैन। राजेश, आपको पता है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, that, इनका यूज़ उस नाउन के बाद किया जाता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है। तो ही डिलीवर्स लेटर, कौन चिट्ठियाँ बांटता है, राजेश, तो चिट्ठियाँ बांटना राजेश को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए राजेश के बाद आएगा। राजेश हु डिलीवर्स लेटर इज अ पोस्टमैन। आई बॉट अ कार यस्टरडे इट इज ब्लू इन कलर। मैंने कल कार खरीदी, वो कलर में ब्लू है। तो द कार विच आई बॉट यस्टरडे इज ब्लू इन कलर। विच क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद विच या दैट का यूज़ होता है। लिविंग के साथ राजेश के साथ हु का यूज़ हुआ। राजेश हु डिलीवर्स लेटर इज अ पोस्टमैन। दिस इज द हाउस माई फादर वॉज बोर्न हियर। आपको पता है हम लोग वेयर भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हमारे दो सेंटेंस दिए और एक सेंटेंस में हियर या देयर दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, वेयर से जोड़ेंगे। दिस इज द हाउस वेयर माई फादर वॉज बोर्न। द गर्ल इज माई कजिन शी वॉन द फर्स्ट प्राइज।
द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इज माई कजिन। दूसरा तरीका है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें बोलेगा रिलेटिव क्लास को पिक आउट करो और इसका टाइप बताओ कि ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है ना। तो माई सिस्टर हु इज़ अ टीचर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। डिफाइनिंग मतलब वो रिलेटिव क्लास जो नाउन को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है, तो वो डिफाइनिंग है। तो माई सिस्टर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये नहीं जम रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ माई सिस्टर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मेरी बहन, कौन सी बहन? भाई एक इंसान की 2 बहनें होती हैं, 3 बहनें होती हैं। और आप दूसरा बात इसको पहचानेंगे, अगर आगे भी कॉमा दिया हुआ है और पीछे भी कॉमा, तो वो पक्का नॉन डिफाइनिंग है ना। माई सिस्टर मतलब उसकी 2 सिस्टर हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। माई सिस्टर हु इज़ अ टीचर, मेरी बहन जो टीचर है वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकती है। तो यहाँ रिलेटिव क्लास हु इज़ अ टीचर है और उसका टाइप नॉन डिफाइनिंग। द बॉय हु वन द रेस इज माई कजिन। द बॉय हु वन द रेस इज माई कजिन। ये हु वन द रेस रिलेटिव क्लास होगा और ये क्या है आपका नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि ये ज़रूरी है कौन सा लड़का मेरा कज़िन है जिसने रेस जीती। लेकिन यहाँ पर मेरी बहन 5 भाषाएं बोल सकती है, तो उस आदमी की क्या है, एक ही बहन, 2 ही बहन। अगर हु इज़ अ टीचर, मेरी बहन मतलब मेरी एक ही बहन है, तो ये जो हु इज़ अ टीचर है ये डिफाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोई नाम भी दिया रहता ना, जैसे गीता हु इज़ अ टीचर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो भी यहाँ पर ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होता, ठीक है। पर आप कॉमा से याद रखना बच्चों, आगे भी कॉमा और पीछे भी कॉमा। और दूसरा आपको मैंने बता दिया ना कि जब नाउन की पहचान बताने के लिए जिस रिलेटिव क्लास को लिखना ज़रूरी होता है तो वो क्या है, डिफाइनिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं माई सिस्टर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मेरी बहन 5 भाषाएं बोल सकती है। अब तीसरा देखिए, दिस इज़ द बुक दैट जॉन गिव मी। ये भी आपका डिफाइनिंग है, क्यों? क्योंकि कॉमन का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक। दैट जॉन गिव मी रिलेटिव क्लास है और ये है आपका डिफाइनिंग। ही सॉ, अब तीसरा प्रश्न है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ही सॉ अ सिक मैन, उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा या बीमार व्यक्ति से वो मिला। ही सॉ अ मैन हु वॉज सिक। हेल्दी पर्सन्स डोंट नीड डॉक्टर, persons who are healthy don't need doctor. I saw a burning train yesterday. Yesterday I saw a train which was burning. We should eat green vegetables. We should eat vegetables which are green. My mother was wearing golden necklace. My mother was wearing necklace which was golden या which was made of gold. अब नॉन फाइनाइट वर्ब पर आता है, पिक आउट या अंडरलाइन बोलेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करो या पिक आउट करो। तो अब देखिए, वॉकिंग इन द गार्डन इज़ माई फेवरेट हॉबी। आप जानते हो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन से परिवर्तित नहीं होती हैं, इनका रूप हमेशा सेम रहता है। और फाइनाइट वर्ब जो रहती हैं वो किसी सेंटेंस का टेंस बताती हैं, टेंस इंडिकेटिंग वर्ब होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती हैं, इन्फिनेटिव 2 + V1, और जीरंड वर्ब में ING, और पार्टिसिपल 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप ये सब जानते हैं, है ना। तो वॉकिंग इन द गार्डन इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पर व्हाट इज़ माई फेवरेट हॉबी, वॉकिंग। यहाँ पर वॉकिंग है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, डॉग के आगे बार्किंग दिया हुआ है ING, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो बार्किंग है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। अजय मेड बी रन, आपको पता है बेयर इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, लेकिन कुछ इन्फिनेटिव को अपन लोग बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव में जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके आगे 2 का यूज़ नहीं होता है।
कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके पास इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब यूज़ नहीं की जाती है, मतलब उनका टू वहाँ पर छुपा हुआ रहता है, जैसे लेट, मेक, हेल्प। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं, सी, फील, हियर, ऑब्जर्व, नोटिस। इनके बाद जो वर्ब आती है वो होती इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन उसका टू छुपा रहता है, तो इसको अपन लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अजय मेड मी रन में मेड आपकी फाइनाइट है क्योंकि ये टेंस बता रही है, और रन आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट। शी फाउंड द मिसिंग कीज, मिसिंग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। कई बार ऐसे भी आ जाता है, देखो यहाँ पर है द हाउस विच वॉज सराउंडेड बाय फ्लड वाटर कोलैप्स्ड। अब ये तो रिलेटिव क्लास है, कौन सा घर ध्वस्त हो गया, जो बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। तो मेरे को इसको नॉन फाइनाइट क्लॉज में बदलना है, तो नॉन फाइनाइट मतलब एक मेन वर्ब ना, एक वर्ब। तो द हाउस सराउंडेड बाय फ्लड वाटर वॉज कोलैप्स्ड, ये देखिए, और ये मैंने हटा दिया क्योंकि ये क्या था, कॉम्प्लेक्स था, एडजेक्टिव क्लास था। देखिए यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब का यूज़ हुआ था, एक तो वॉज और एक कोलैप्स्ड, और नॉन फाइनाइट क्लास में एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, तो द हाउस सराउंडेड बाय फ्लड वाटर वॉज कोलैप्स्ड। तो इस तरीके के भी आ सकते हैं, द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लू टी शर्ट इज़ माई ब्रदर, द बॉय इज़ वेयरिंग ब्लू टी शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो बच्चों ये मैंने ट्राई किया है क्योंकि डू एज डायरेक्टेड एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये काफ़ी समय लेता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मैं बताई हूँ कि प्रैक्टिस की कमी से ही डर आता है और प्रैक्टिस से ही आत्मविश्वास आता है। तो समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस की कमी डर, प्रैक्टिस ज़्यादा आत्मविश्वास। तो अगर आप अपने डर को आत्मविश्वास में बदलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और इतने कम समय में कोई भी डू एज डायरेक्टेड नहीं करा सकता। ये मेरा वीडियो सिर्फ आपको रिकॉल कराना है, आपके टॉपिक्स को, आपको एक आइडिया देना है कि एक नाउन क्लास पे क्वेश्चन है, दो वॉइस पर, दो नरेशन पर, एक एज सुन एज या नो सूनर देन, एक इफ अनलेस, टू की जगह पर सो दैट या सो दैट की जगह पर टू, और कई बार एक आ सकता है नाइदर नॉर का यूज़ करो, और नाइदर नॉर का यूज़ करते हुए भी एक सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है, नाइदर नॉर, नीदर नॉर, या फिर आइदर आर, नीदर नॉर बोलते हैं बेटा उसको, और आइदर आर, और नॉट ओनली बट आल्सो भी दे सकता है। तो आप इनकी बेटा प्रैक्टिस रखिए। कई बार आ जाता है ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, और इसको बोलता है कंपाउंड में बदलो, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी आ सकता है। सो प्लीज़, मुझे लगता है नाउ आई एम श्योर कि आपका अब डर नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन को डू एज डायरेक्टेड सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। अगर मेरा और वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं बना दूँगी। और लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, हम साथ साथ सीखेंगे। एंड प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स इफ़ आई हैव कमिटेड एनी मिस्टेक। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।